हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 15वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 15वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 15वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 15वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि FOSTER बराबर 36 लिखा जाता है और DANCE बराबर 25 लिखा जाता है तो ORCHARD बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर FOSTER बराबर यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर आपको देखना है कि DANCE बराबर 25 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि ORCHARD बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में 2 सेकंड या 3 सेकंड में सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे भाई, यहां पर देखना है। देखिए यहां पर आपको देखना है क्या कि यहां पर FOSTER इसके बराबर में कितना लिखा गया है, तो इसके बराबर में लिखा गया है 36। तो मेरे भाई यहां पर देखिए FOSTER बराबर यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने हैं, 6 हैं। अब 6 से 36 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम इस 6 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और यहां पर ध्यान से देखिए 36 लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि DANCE बराबर 25 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए DANCE, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बराबर में चेक करेंगे कि 25 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले यहां पर अल्फाबेट लेटर की संख्या को काउंट करिए कि कितने अल्फाबेट लेटर हैं। तो ध्यान से देखिए यहां पर अल्फाबेट लेटर की संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल अल्फाबेट लेटर कितने हैं, 5 हैं। तो सेम इस 6 की तरह इस 5 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहां पर देखिए 25 आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि ORCHARD बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इसके बराबर में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर को काउंट करिए कि यहां पर कितने टोटल अल्फाबेट लेटर हैं। तो देखिए O, उसके बाद में क्या है R, उसके बाद में C, उसके बाद में H, उसके बाद में A, उसके बाद में R और उसके बाद में है D, यानी कि टोटल अल्फाबेट लेटर कितने हैं, 7 हैं। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 49 हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर है, यानी कि ORCHARD बराबर लिखा जाएगा 49, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर है। तो मेरे भाई पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है।
और मेरे भाई यहां पर देखिए, अब इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कैसे करते हैं, तो देखिए देखिए सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, जो अल्फाबेट लेटर के जस्ट सामने जो संख्या लिखी गई है वो लिखी गई है कैसे, तो जितने भी आपके सामने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी को पहले काउंट किया गया है और उस संख्या का क्या किया गया है, स्क्वायर करके उन सभी अल्फाबेट लेटर के सामने वाली संख्या को लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको आगे एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और मैं आपको ये गारंटी भी देता हूं, यदि आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम तक यदि आप जुड़े रहते हो तो आपका पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 15TX को 20VZ लिखा है और 12EJ को 17GL लिखा गया है तो 17GL को क्या लिखा जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 15TX को यहां पर 20VZ कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 12EJ को यहां पर 17GL कैसे लिखा गया है। फिर से हम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 17GL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर समझिए कि यहां पर 15TX को क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई 15TX को यहां पर लिखा गया है 20VZ। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 15 से यहां पर 20 बन जाएगा कैसे, तो थोड़ा सा समझिए। देखिए 15 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 15 के अंदर +5 कर देंगे तो 15 और 5 हो जाएगा 20। फिर मेरे भाई यहां पर देखिए T से क्या बन रहा है, V, तो T से V कैसे बनेगा, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर याद करने होंगे नंबरिंग के साथ में, तभी आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखिए यदि आपको नंबरिंग से अल्फाबेट लेटर याद है तो यहां पर देखिए मेरे भाई टी का नंबर होता है 20, एक्स का नंबर होता है 24, इसी प्रकार से यहां पर देखिए मेरे भाई वी का नंबर होता है 22, तो यहां पर हम लिख देते हैं 22 और जेड का नंबर होता है 26। तो यहां पर देखिए 20 से यानी कि टी से वी बन रहा है, तो यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देख लेनी है संख्या को। देखिए 20 से कितना बन रहा है, 22, तो 20 से 22 बन जाएगा कैसे, यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 20 और 2 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है, 26, यानी कि x से बन रहा है z, तो 24 से 26 बन जाएगा कैसे, यदि हम 24 के अंदर भी क्या कर दें, +2 कर दें, तो 24 के अंदर +2 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 26। यानी कि 5 के अंदर यानी कि 15 के अंदर तो क्या किया, +5 किया। बाकी जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं दोनों इनके अंदर +2 करके नेक्स्ट लेटर लिखे गए हैं। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर हम देखेंगे, मेरे भाई 1 मिनट रुकिए, यहां पर देखिए यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि 12EJ को यहां पर इसी प्रकार से ये क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है 17GL। तो मेरे भाई यहां पर इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 12EJ को 17GL इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा देखिए 12 से यहां पर 17 बन जाएगा कैसे, तो देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 12 और 5 बन जाएगा 17, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ई से क्या बन रहा है, G, तो मेरे भाई ई से G कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए इनका नंबरिंग कर लीजिए आप। देखिए 1 मिनट रुकिए मेरे भाई, यहां पर देखिए आपको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो रही है। यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए ई का नंबर होता है मेरे भाई 5, जे का नंबर होता है 10, इसी प्रकार से यहां पर देखिए जी का नंबर होता है 7 और एल का नंबर होता है 12। तो यहां पर देखिए ई से जी यानी कि 5 से कितना हो रहा है, 7, तो यहां पर देखिए 5 से 7 बन जाएगा कैसे, यदि 5 के अंदर +2 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 7। फिर देखिए जे से क्या बन रहा है, एल, यानी कि 10 से क्या बन रहा
है 12, तो 10 से 12 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। यानी कि यहां पर भी पहले 12 के अंदर किया गया है +5 और बाकी जो दो अल्फाबेट लेटर हैं ये इन दोनों के अंदर +2 करके नेक्स्ट वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब आप आसानी से बता दोगे कि 17GL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई एक बार यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर देखिए मेरे भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले तो करना है +5। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 17 के अंदर +5 कर देंगे तो 17 और 5 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 17 और 5 हो जाएगा 22। इसी प्रकार से यहां पर देखिए जी का नंबर कितना होता है, तो आप सभी को पता है जी आता है 7 नंबर पर। उसके बाद में है एल आता है 12 नंबर पर। अब मेरे भाई देखिए 5 के बाद में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो जी आता है 7 नंबर पर। 7 के अंदर +2 करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो मेरे भाई 9 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है आई। तो यहां पर 22 के बाद में हम यहां पर भर देंगे आई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर के अंदर भी क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो मेरे भाई जी के नेक्स्ट या जी से अगला लेटर क्या है, एल है। एल आता है 12 नंबर पर। 12 के अंदर भी +2 कर देंगे तो 12 और 2 हो जाएगा 14। अब आपको देखना है कि 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्या, एन आता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एन, यानी कि आई के बाद में लेटर भरा जाएगा एन। यानी कि हम सीधी सी बात में बोलूं आपको कि 17GL को यहां पर लिखा जाएगा 22IN। अब आपको देखना है कि 22IN किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हां सर 22IN ये सभी हमें दिए गए हैं किसके अंदर, ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह से तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यानी कि मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि तोता का संबंध है हरा के साथ में, तो सूर्य का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि तोता का संबंध हरा के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए तोता का संबंध हरा के साथ में कैसे है, तो जो तोता पक्षी होता है यह कैसा होता है, हरा रंग का होता है। यानी कि तोता हरा रंग का होता है। उसी प्रकार से हमें यहां पर बताना है कि सूर्य ग्रह किस रंग का होता है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से तोता हरा होता है उसी प्रकार से सूर्य होता है सफेद। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा सफेद। अब हमें देखना है कि सफेद शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर सफेद शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए आपको एग्जाम तक इस यूट्यूब चैनल से बने रहना है, क्योंकि यदि आप इस यूट्यूब चैनल से बने रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन पाओगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2 के बाद में 10 के बाद में 40 के बाद में 120 और 120 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 2 से यहां पर 10 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम क्या करें इस 2 का 5 गुना कर दें तो 2 का 5 गुना होता है 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 40, तो 10 से 40 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 10 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो 10 का 4 गुना होता है 40। फिर देखिए 40 से कितना बन रहा है 120, तो 40 से 120 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम इस 40 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो 40 का 3 गुना होता है 120। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 120 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें यहां पर देखना है कि नीचे जो ये वाली संख्या है ये किस प्रकार से आई है। तो यहां पर देखिए 2 से 10 बना कैसे 5 गुना करने से, 10 से 40 बना कैसे 4 गुना करने से, 40 से 120 बना कैसे 3 गुना करने से, यानी कि यह संख्या कंटिन्यू घटती जा रही है। देखिए मेरे भाई यहां पर पहले क्या हुआ 5 गुना, उसके बाद में हुआ 4 गुना, उसके बाद में हुआ 3 गुना। तो अब 120 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 120 का यहां पर कंटिन्यू कर देंगे 2 गुना। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 120 का यदि हम 2 गुना करेंगे तो 120 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 120 का 2 गुना होता है 240। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब हमें देखना है कि संख्या 240 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 240 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको क्या याद होना चाहिए, दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी बराबर चाल इंटू, मेरे भाई यहाँ पर देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये क्या होता है, ये होता है मेरे भाई दूरी का सूत्र है। यदि ये सूत्र आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर दोगे। कैसे, तो देखिए हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दूरी, उसके बाद में देखिए चाल है, चाल हमें कितनी दी गई है, तो ध्यान से देखिए ट्रेन की चाल यहां पर दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर चाल हो जाएगी मेरे भाई कितनी 72 है। ठीक है, समय कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है 3 घंटा। तो यहां पर हमें समय रख देंगे कितना 3। अब यहां पर देखिए 72 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 72 तिया हो जाएगा 216। यानी कि मेरे भाई देखिए यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो वह ट्रेन 3 घंटे में दूरी तय करेगी कितनी, 216 किलोमीटर। अब हमें देखना है कि 216 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 216 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1919 में और ऑप्शन डी है 1922 में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट कानून कब पारित किया गया था? तो याद रखना रोलेक्ट एक्ट कानून पारित किया गया था 1919 में। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की संकल्पना ली गई है कनाडा देश के संविधान से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलीपुर बम केस में किस नेता को फंसाया गया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी है अरविंद घोष को और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलीपुर बम केस में फंसाया गया था अरविंद घोष को। तो मेरे भाई आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन सी है 73वें संविधान संशोधन को और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको मिनी संविधान कहा जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और है, यहीं से देखिए यह प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है या फिर हटा दिया गया था? तो मेरे भाई यहां पर देखिए जो संपत्ति का अधिकार है ये जो भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके तहत किसको हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और इस नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? ऑप्शन ए है मंगलयान, ऑप्शन बी है चंद्रयान प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रयान 3 और ऑप्शन डी है गगनयान। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन था चंद्रयान प्रथम। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है झारखंड राज्य, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड राज्य। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए है चीन देश को, ऑप्शन बी है जापान देश को, ऑप्शन सी है थाईलैंड देश को और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया देश को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो यहां पर देखिए 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है लंदन में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में हुआ था? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1907 में और ऑप्शन डी है 1916 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में हुआ था। तो मेरे भाई 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है यहीं से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। और 18वें प्रश्न का आंसर सभी का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉपिक वाइज और ऑल सब्जेक्ट के आधार पर हमने लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तक इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है प्रमेय, ऑप्शन सी है वेगा और ऑप्शन डी है आकाश। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। और इन 20 में से जिन भी अभ्यर्थियों के 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।